नमस्कार, मैं निर्मला राय सिंह, स्नातक शिक्षिका सामाजिक अध्ययन, केंद्रीय विद्यालय हीनू प्रथम पाली, रांची में आयोजित हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत की भाषाई विविधता पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस प्रकार से करते हैं। इस बारे में नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इन जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे हिंदी के साथ भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी जैसी भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से मात्र 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया। चूंकि ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं में दर्ज हैं, अन्य भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, परंतु यह भी बात ध्यान रखने योग्य है कि कोई भी एक भाषा भारत में बहुसंख्य लोगों की भाषा नहीं है। हमारी सबसे अधिक बड़ी संपर्क भाषा हिंदी, मात्र 44% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी इसमें जोड़ दी जाए तो 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार 50% से कम ही लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। आज बदलते हुए परिवेश में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन मातृभाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। यह भारत की विविधता को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति में यह नया प्रावधान लाया गया है कि विद्यार्थियों को उनके जीवन के शिक्षा के प्रथम सोपान पर भारतीय भाषाओं में ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हिंदी न केवल और अधिक उच्च स्थान प्राप्त करेगी, साथ ही अन्य भारतीय भाषाएं भी अपने आप को समृद्ध करेंगी। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात सभी को। पूरे भारतवर्ष में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी का परचम सदा लहराए, ऐसी कामना करती हूँ। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए कुछ प्रयासों में मैं अनीता शर्मा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका अंग्रेजी, केंद्रीय विद्यालय हीनू प्रथम पाली, आपके समक्ष अपनी एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये एक लघु कथा है और इस कथा का शीर्षक है मूल्यों की खेती, जो इस प्रकार है। पड़ोस की 5 साल की मीठी के घर घुसते ही माया चहक उठी।
चेहरे की बदलती चमक ने ही यह बता दिया कि मीठी का आगमन उसके लिए कितना सुखद था। 2 बेटों की माँ माया के मन के किसी कोने में बेटी की चाहत ने ही मीठी को उसके घर का हर घंटे का मेहमान बना दिया था। और जब मेहमान की आवाजाही बढ़ जाती है तो अपना थोड़ा आटा तो गीला होता ही है। उसकी परवाह किए बगैर ही माया ने खुशी से पूछा, मीठी खीर खाएगी? उसके 7 वर्षीय बेटे सोमू की इच्छा के अनुसार ही आज शाम का नाश्ता खीर तय हुआ था। बाप बेटे अभी खीर की खुशबू भी नहीं ले पाए थे कि मीठी टपक पड़ी। और टपके भी क्यों ना, उसे अपनी माँ से बढ़कर प्यार करने वाली माया जो मिली थी। मीठी का उत्तर सदा की भांति हाँ था। उसकी हाँ सोमू को भली ना लगी। वो जोर से चिल्ला उठा, नहीं, मीठी को खीर मत दो। माया ने रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये गंदी बात होती है। पर सोमू ने हाथ में पकड़े चम्मच पर ही अपना गुस्सा उतारते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, मीठी को खीर नहीं मिलेगी। बेटे के इस व्यवहार से पिता तो आश्चर्यचकित थे ही, माया भी बिदक उठी। वो चिल्लाई, सोमू ये क्या बदतमीजी है? घर आए मेहमान के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? मीठी की माँ ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उल्टे पांव वापस जाने की सोची और कहा, माया रहने दो, बच्ची को दुखी मत करो, आज उसका खीर बांटने का मन नहीं है। मैं मीठी को लेकर घर जाती हूँ। माया से भला यह कैसे बर्दाश्त होता? वो दोबारा जोर से बोली, सोमू तू अपनी खीर खा और अपनी पढ़ाई में जुट। सोमू को यह आदेश पसंद नहीं आया। वह फिर रोते हुए चिल्लाया, मीठी को खीर नहीं देनी, नहीं देनी और नहीं देनी। बेटे के बढ़ते दुस्साहस को देखकर माया ने उसे एक चपत जड़ दी। पहले से बौखलाया सोमू अपमान की आग में जल उठा। उसने पैरों से मेज को धक्का दे मारा। 3 कटोरों में परोसी खीर छलक उठी और बर्तन भी टूटकर बिखर गए। बदतमीजी की ये पराकाष्ठा माया के बर्दाश्त से बाहर थी। उसने आओ न देखा ताव कोने में पड़े छाते को उस पर दे मारा। बालक भी रास्ते में पड़ी हर चीज फर्नीचर को धकेलता हुआ अपने कमरे में जा घुसा। वो अभी भी चिल्ला रहा था, मीठी को खीर क्यों दोगी तुम? माया के पति अपने परिवार के बरसों से संजोए सामाजिक मूल्यों का ये पतन देख बहुत शर्मिंदा हुए। अतिथि देवो भवो का पाठ उन्हें तो कंठस्थ था, पर भावी पीढ़ी का उससे सुनने से भी इनकार करना चिंता का विषय था। अपने पुश्तैनी संस्कारों को विलुप्त होते देख वो इस सोच में पड़ गए कि मृत्यु पश्चात अपने पितरों को क्या जवाब देंगे, कैसे कहेंगे कि खेती ना कर सके। उनकी चुप्पी देख माया ने स्वयं ही हल चलाने का जिम्मा लिया और गिरी खीर की सफाई करना छोड़ बच्चे के कोमल गाल लाल कर डाले। शब्दों की मार का तो कोई हिसाब ही ना था। बच्चे का रोना चिल्लाना देखकर मीठी की माँ ने तो सभी को संभाला और सोमू को थोड़ी देर अकेले छोड़ देने का मशवरा दिया। माया और उसके पति इस बीच अपने बच्चों को संस्कारी बनाए जाने के लिए की जाने वाली सारी मेहनत और उस पर फिरते पानी का जिक्र करते रहे। उनकी स्थिति तो उस किसान की तरह थी जिसके बीज बोते ही बाढ़ आ जाती। घंटे भर बाद माँ का दिल पसीजा। आंसू और मुंह की लार से सने अपने बेटे के चेहरे को अपनी हथेलियों में लेते हुए उसने पूछा, सोनू तूने ऐसा क्यों किया? तूने मीठी को खीर क्यों नहीं दी? उसने सिसकते रोते कंठ से अटकते अटकते कहा, माँ फिर तुम क्या खाती? खीर तो बस तुम्हारे लिए ही तो बची थी ना। माया जैसे आसमान की ऊंचाइयों से गिर पड़ी। आंखों से बहते नमकीन पानी ने माँ के प्रति पुत्र प्रेम का पूरा मीठा स्वाद चखा दिया। बहती जलधारा ने उससे समझा दिया कि ईश्वर के घर से मातृ प्रेम का पाठ पढ़कर आए बालक को समाज के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाने में उसने कितनी जल्दबाजी कर दी। उसने ग्लानि भरे मन से ईश्वर से
अपने पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वो आश्वस्त हो गई कि जो बालक अपनी माँ के प्रति इतना सजग और भावपूर्ण हो, भला वो अपने समाज के प्रति शिष्ट क्यों ना होगा। पति पत्नी दोनों ही समझ चुके थे कि मिट्टी में जोर से जकड़ी घास को बाहर निकालकर नए बीज बोने से कहीं अच्छा था कि वे उस घास के बड़े होकर बांस में बदलने का इंतज़ार करते। पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों की खेती ठीक वैसे ही हो जाती जैसे गेहूं के साथ सरसों की। धन्यवाद। समस्त हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है। निसंदेह इन पंक्तियों से हमारे जीवन में हिंदी का महत्व उजागर होता है। यही कारण है कि अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात हमारे संविधान के निर्माण में लगे हुए मनीषियों ने एक मत से यह तय किया कि हिंदी ही वह भाषा है जो पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में पिरो सकती है। हिंदी में वह क्षमता है जो पूरे देशवासियों की भावनाओं का वहन कर सकती है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान समिति के सदस्यों ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और इसी के साथ यह एक भूल ही कही जा सकती है कि हिंदी को हम बगल में रखें और अंग्रेजी को तब तक रखें जब तक हिंदी समृद्ध न हो जाए। हालांकि हिंदी समृद्ध थी तब भी, आज भी है और आने वाले दिनों में और भी समृद्ध होगी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से, कुछ विरोधों से हिंदी भाषा का दर्जा देने के पश्चात भी अंग्रेजी को 15 वर्षों का समय दिया गया। मैंने कहा कि यह हमारी भूल थी क्योंकि वह 15 वर्ष ही है जो आज तक पूरा नहीं हुआ और हिंदी आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ यह कहना अति आवश्यक और प्रासंगिक भी है कि 3 भाषाएं समानांतर रूप से चलती हैं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा के प्रति किसी का कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ की गोद में सीखी जाने वाली भाषा है। राजभाषा कार्यालय में प्रयोग में आने वाली भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा जिसका विरोध आज तक है, यह है हमारे अस्तित्व की लड़ाई, यह है हमारी पहचान, न केवल हमारे देश की पहचान है। हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ये सब कुछ है, फिर हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? यह सोचने का विषय है और निर्विवाद रूप से प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे और दिलाए, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और यदि हम हिंदी की जगह पर किसी दूसरी भाषा को लेते हैं तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, और मेरे इस विश्वास में बहुत लोगों का विश्वास मिला हुआ है कि कभी भी हिंदी की तुलना दूसरी भाषा से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हिंदी में वो दम है, मैंने पहले कहा, हिंदी में वो क्षमता है। हिंदी की जगह इस देश की कोई भी दूसरी भाषा नहीं ले सकती है जो इस देश में बोली जाती है।
इसलिए हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया और उसके बाद आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरा एक प्रश्न फिर आपसे है कि 14 सितंबर को मनाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पखवाड़ा या सप्ताह या मास क्यों, 365 दिन क्यों नहीं? यदि हिंदी हमारी अस्मिता है, हिंदी हमारी पहचान है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने की स्थिति में है या हिंदी में वो क्षमता है कि वो राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो हमें सप्ताह और पखवाड़े या मास में संतोष नहीं करना चाहिए। हमें पूरा 365 दिन इसके प्रचार प्रसार और बढ़ावा में ध्यान देना चाहिए। व्यापकता की दृष्टि से हिंदी का जोड़ दूसरी भाषाओं से नहीं हो सकता। देश के 77% लोग हिंदी बोलते, पढ़ते, लिखते और समझते हैं। अंग्रेजी, चीनी, अरबी, स्पेनिश आदि भाषाओं के साथ ही हिंदी भी पूरी दुनिया में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी साहित्य दुनिया का समृद्ध साहित्य माना जाता है। ऐसे में हम हिंदी को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा दें? हालांकि ये बोलने का मंच नहीं है, कारण बहुत से हो सकते हैं, परिस्थितियां बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं और वो ये कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारे देश की पहचान है, हिंदी से हमारी पहचान है। हम जब देश के बाहर जाते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता हूं, मेरे साथ मेरा देश होता है। मेरे एक काम, 2 काम, 3 काम या छोटा काम या बड़ा काम, मेरा कोई भी काम देश से जुड़ा होता है। अच्छा काम देश का नाम रोशन करेगा, मेरा एक गलत काम देश का नाम गर्त में डुबो देगा। तो हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा देश हमारे साथ जाता है, तो उस समय हमारी पहचान होनी चाहिए कि यह भारत का व्यक्ति है और इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जैसे राष्ट्रगान है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, उसी प्रकार से हमारी एक राष्ट्र भाषा है। गिरिजा कुमार माथुर के शब्दों में, सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। इसलिए हम सबको मिलकर हिंदी को वह स्थान दिलाना है जिसके लिए वह अधिकृत है। जय हिंदी, जय भारत।